जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ेंगे हाड़ी रानी कर्मावती और सलह कंवर। हाड़ी रानी कर्मावती का संबंध मेवाड़ से था, सलह कंवर का संबंध भी मेवाड़ से था, लेकिन दोनों हाड़ा राजवंश की थी और दोनों का संबंध जो है वो बूंदी से था। अभी अपन ये इतिहास पूरा अच्छे से समझेंगे, एक एक क्लियर क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, हम सारा कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, वो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती, मैं ऐसे ऐसे डाउट क्लियर करूंगा आपके कि आप सोचोगे नहीं भी हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। ठीक है, तो देखो हाड़ी रानी कर्मावती के लिए हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, मेवाड़ महाराणा सांगा, जिनको हम बोलते हैं संग्राम सिंह प्रथम, महाराणा सांगा की पत्नी थी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाड़ी रानी का संबंध कहां से था। हाड़ी रानी का संबंध कहां से था? तो हाड़ी रानी का संबंध था बूंदी से। कहां से था? बूंदी से था। और कौन थे बूंदी? तो बूंदी के शासक उनका नाम था सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा की बहन थी। कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। तो बूंदी के शासक, तो यानी कि इनका संबंध हो गया किससे? बूंदी से हो गया। और बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा की बहन थी। चीज क्लियर है। और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह प्रथम की रानी थी। तो ये हाड़ी रानी कर्मावती हाड़ा वंश की थी। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, तो हाड़ा वंश की होने के कारण ये हाड़ी रानी कहलाई। क्या चीज क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, ध्यान से समझे कि बूंदी के हाड़ा वंश जो सूरजमल की बहन थी, इनकी शादी राणा सांगा के। बहुत कंफ्यूज यहां होता है, एग्जाम में आ जाए हाड़ी रानी कर्मावती का संबंध था। पहला ऑप्शन महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह तृतीय, संग्राम सिंह चतुर्थ। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ये संग्राम राणा सांगा को संग्राम सिंह ओरिजिनल नाम था, ये प्रथम। अब ये प्रथम इनकी जन्म कुंडली में या जब इनका जन्म हुआ तब प्रथम नहीं रखा गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये प्रथम द्वितीय हमें आज तक समझ में नहीं आता है कि ये प्रथम द्वितीय क्या है और क्यों लगाते हैं। तो चलो आज उसको भी क्लियर कर देते हैं। ध्यान से समझे, जब कोई रियासत, किसी भी रियासत, ध्यान से समझे, किसी भी रियासत में अलग समय में अलग अलग राजा बनते, जैसे एक राजा ये बना इसकी मृत्यु के बाद, दूसरा राजा ये बना इसकी मृत्यु के बाद, तीसरा ये राजा बना इसकी मृत्यु के बाद, चौथा ये राजा बना। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट राजा, एग्जाम्पल ध्यान रखें, फर्स्ट राजा है उसका नाम फॉर एग्जाम्पल संग्राम सिंह रखा गया था या संग्राम सिंह था। जो चौथे नंबर का राजा बना उसका नाम भी संग्राम सिंह रखा गया। फॉर एग्जाम्पल जब जन्म हुआ होगा संग्राम सिंह रखा कि भाई दादाजी के दादाजी जो हैं वो महान थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे संग्राम सिंह रख दिया। बहुत सारे देवी देवताओं के नाम रखते थे पहले, ठीक है, रामलाल तो भगवान राम के नाम पे रामलाल, लक्ष्मण, भरत, किसी का नाम केकई तो नहीं सुना होगा आपने, मंथरा नाम सुना क्या? नहीं रखते हैं। विभीषण रखते हैं किसी का नाम? नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं पीछे लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक। तो ध्यान देवें, तो अब एक ही रियासत में, सेम रियासत, अलग अलग रियासत की बात नहीं कर रहा, सेम रियासत में अगर दो संग्राम सिंह हुए, तो अब जब इतिहासकार इतिहास लिख रहा है, इतिहासकार इतिहास लिख रहा है, तो वो क्या करेगा कि जब इतिहास लिखेगा दोनों के बारे में, पूरी रियासत का इतिहास लिखेगा, तो संग्राम सिंह की डिटेल भी लिख रहा है, इस संग्राम सिंह की डिटेल लिख रहा है। तो अब पढ़ने वालों को और समझने वालों को कैसे पता चलेगा कि कौन से संग्राम सिंह ने कौन सा कार्य किया? आ रहा समझ में? ऐसी सिचुएशन में इतिहासकारों ने आपको
मेरे को और खुद को समझने के लिए जो पहले वाला संग्राम सिंह था उसके आगे तो लगा दिया फर्स्ट, और जो बाद वाला संग्राम सिंह था उसके आगे लगा दिया सेकंड। कंडीशन क्या है? सेम एक ही रियासत में। फॉर एग्जाम्पल ये मेवाड़ की बात ही कर लेते हैं हम लोग। अब जयपुर में भी फॉर एग्जाम्पल कोई राजा हुआ जिसका नाम संग्राम सिंह है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम इसको इतिहासकारों ने इसके आगे थर्ड नहीं लगा दिया, या इनसे पहले अगर ये हुआ तो इसके आगे फर्स्ट नहीं लगा दिया, इसके सेकंड। कंडीशन सेम रियासत के इतिहास में, सेम रियासत के इतिहास में ऐसा होना चाहिए। क्या सबके समझ में आ गया? क्या इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है? क्या चीज क्लियर हो गई क्या? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो इस बात का अपने को ध्यान देना है कि वो सेम रियासत हो तभी फर्स्ट सेकंड इतिहासकारों ने लगाया। अगर यहां पर कोई और, जैसे हम पढ़ते हैं कि सवाई जय सिंह, जयपुर में सवाई जय सिंह प्रथम द्वितीय, मान सिंह प्रथम मान सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम सवाई माधो सिंह द्वितीय, तो वो कंडीशन वो उसी रियासत में तभी प्रथम द्वितीय लगाते हैं। आज आप महाराणा प्रताप पढ़ते हो मेवाड़ के इतिहास में, तो मेवाड़ का जब राजवंश वंशावली चलती है तो एक प्रताप सिंह और होते हैं, तो इसलिए आप जो महाराणा प्रताप पढ़ते हो वो महाराणा प्रताप प्रथम है। क्या है? महाराणा प्रताप प्रथम। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। तो ये इतिहासकारों ने समझने की दृष्टि से लगाया था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सूरजमल हाड़ा की बहन थी मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहते हैं, राणा सांगा भी लिख सकते हो, इनकी रानी थी और इनका विवाह किससे होता है? सॉरी, ये किनकी बहन थी? सूरजमल हाड़ा की। आगे हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। जब मेवाड़ के महाराणा सांगा, यानी कि हम यूं लिख सकते हैं, ध्यान से समझें, महाराणा सांगा, आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, जो भी राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास को जानते हैं, या जो भी है, आज तक पूरे राजस्थान में महाराणा सांगा जैसा ऐसा कोई राजपूत शासक नहीं हुआ है। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से प्रमाण ले सकते हैं, इतिहास उठा के बता दूंगा मैं आपको। राणा सांगा जैसा प्रतापी शासक आज तक कोई मेवाड़ के इतिहास में, क्या राजस्थान के इतिहास में भी नहीं हुआ। ठीक है ना? कभी इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनकी हिस्ट्री अच्छे से और क्लियर करूंगा। फिर भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कॉल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में? बाबर के बीच में युद्ध होता है। और वो युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है भैया? वो युद्ध होता है भैया, बाबर और राणा सांगा के बीच में मेन युद्ध हुआ था, और उसका युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो होता है वो होता है 1527 में, मार्च 1527 में। अभी मैं महाराणा सांगा नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए केवल तारीख ये लिख रहा हूं। आप ऐड करना चाहे तो लिखिए 17 मार्च 1727 को जो है वो युद्ध हुआ। सॉरी, 1727 नहीं, 1527 को युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और वो खानवा जो जगह है वो भरतपुर में आती है, ध्यान रखना। आज की तारीख में भरतपुर की एक तहसील है खानवा। बात समझ में आ गई? ये जब खानवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। क्यों होती है, क्या रीजन है? अभी मैं आपको हाड़ी रानी कर्मावती ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए अभी मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा। बाकी ये सब यूं मत सोचना मुझे नहीं आता होगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, आधी रात को भी। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और खानवा के युद्ध में किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अब जो राणा सांगा है, इनकी मृत्यु पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो इनकी मृत्यु, मैं राणा सांगा की बात कर रहा हूं, संग्राम सिंह की, इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 को होती है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की जब मृत्यु होती है, अब राणा सांगा की मृत्यु होती है तो अब शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो हाड़ी रानी कर्मावती के हाथ में आ गई। अब ध्यान देना, अब शासन कौन संभालती है? शासन संभालती है कौन?
किसकी मृत्यु के बाद? राणा सांगा की मृत्यु के बाद शासन संभालती है हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती ये जब शासन संभालती है, ध्यान देना, हाड़ी रानी कर्मावती शासन संभालती है। अब राणा सांगा के जो पुत्र थे, ध्यान से समझे, राणा सांगा के पुत्र थे, ध्यान से समझे, रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह प्रथम वो कौन थे? मेवाड़ के जो पद्मावती वाले, आपने इतिहास पढ़ा होगा, मेवाड़ का जो शाखा होता है 1303 में, ठीक है, रानी पद्मिनी वाला, जिनको पद्मावती भी कहते हैं, रानी पद्मिनी, उनके जो पति या कह सकते हैं राजा थे, उनका नाम था, कौन थे? रतन सिंह। और इतिहासकारों ने आपको और मेरे को और सभी को समझाने के लिए उनके रतन सिंह प्रथम लगाया, और ये रतन सिंह द्वितीय है जो राणा सांगा के पुत्र थे। उसके बाद राणा सांगा के एक पुत्र और थे जिसको हम सब लोग जानते हैं, भोजराज। कौन? भोजराज। और जब भोजराज थे, ठीक है, तो ये इनका विवाह मीराबाई से होता है। आपको पता होगा इनका विवाह किससे होता है? मीराबाई से होता है। सब लोग इतिहास में जानते होंगे। अब भोजराज का एक भाई और होता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। कौन होते हैं? विक्रमादित्य। और एक भाई और होते हैं उदय सिंह। देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देता हूं, मेवाड़ का इतिहास पढ़ो चाहे किसी और राजवंश का इतिहास पढ़ो, एक राजा के कई रानियां पुत्र भी हुआ करते थे, लेकिन मैं यहां आपको गिना के नहीं लिखा रहा हूं भी इनके 4 पुत्र भी थे, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं पुत्रों को नाम लिख रहा हूं जिनका इतिहास में रोल है, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान देना, कंफ्यूज मत लाना दिमाग में। अब रतन सिंह का भी बूंदी में इनकी मृत्यु हो जाती है मामा जी से लड़ते हुए। इनके मामा जी कौन थे? सूरजमल हाड़ा, में आगे बताऊंगा तब। भोजराज की राणा सांगा के समय अभियान में ही मृत्यु हो जाती है, जब राणा सांगा जीवित ही रहते तभी मृत्यु हो जाती है। अब कौन बचे? विक्रमादित्य और उदय सिंह। ध्यान से समझें, तो अब 1528 में, 30 जनवरी 1528 में जब राणा सांगा की मृत्यु हुई, ऐसी स्थिति में अब शासन कौन संभाल रही है? हाड़ी रानी कर्मावती। और जो है शासक किसको घोषित किया था? विक्रमादित्य को घोषित किया था। ध्यान से समझे, यानी कि अभी ये मेवाड़ के शासक तो हैं, लेकिन शासन कौन संभाल रही है? हाड़ी रानी कर्मावती। और जो विक्रमादित्य थे ये अवयस्क थे, यानी छोटे थे। समझ में आ गया? इनकी आयु नहीं थी कि ये शासन संभाले, इसलिए राजा तो इनको बना दिया गया, लेकिन हाड़ी रानी जो संभाल रही थी। मैं आशा करता हूं आपको इतिहास समझ में आ रहा होगा। अब मैं सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बाकी आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो पढ़ाऊंगा मैं बहुत जल्दी आपको। अब सुने, जब मेवाड़ कमजोर हो गया, राणा सांगा की मृत्यु हो गई, ये पहले ही मृत्यु हो गई, ये पहले ही मृत्यु हो गई, अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, हाड़ी रानी कर्मावती को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब मेवाड़ कमजोर हो गया। जब मेवाड़ कमजोर हो गया तो मेवाड़ का पड़ोसी क्षेत्र कौन सा है? ध्यान देना, मेवाड़ का पड़ोसी गुजरात। कौन है? गुजरात की सीमा टच होती थी, और गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह, ठीक है ना। अब मैं एक और डाउट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुने। आप इतिहास पढ़ते हो, जब इतिहास में आता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाम समझते हो, सुनते हो, आप पढ़ते हो, तो चीज क्लियर करें। ये बहादुर शाह न तो प्रथम है, न बहादुर शाह द्वितीय है, न बहादुर शाह जफर है। ये अफगान शासक है। कौन है? मुगल शासक नहीं है। ध्यान देना, अकबर जो औरंगजेब था, औरंगजेब का एक बेटा हुआ। अपन बात कर रहे हैं बाबर जो है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, और औरंगजेब के पुत्रों में युद्ध होता है, आजम और मुअज्जम के बीच में जाजाऊ का युद्ध होता है। तो आजम बड़ा बेटा हार जाता है, मुअज्जम जीतता है, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम वो औरंगजेब का बेटा था।
और मुगल शासक का अंतिम राजवंश, मुगल वंश का अंतिम शासक हम पढ़ते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए उनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। वो बहादुर शाह द्वितीय था, वो मुगल शासक थे, और मैं बहादुर शाह गुजरात के शासक, अफगान शासक की बात कर रहा हूं। तो डाउट कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो जाएगा कहां, देखते हैं। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, प्रयास करें, एक एक क्लास क्लियरली अच्छे से समझे, पूरी समझे। मैं कह रहा हूं एक प्रश्न एग्जामिनर भी सोचेगा मैं प्रश्न कहां से उठाऊं, सारा पढ़ा दिया इसने तो। ठीक है ना, ध्यान से सुने। अब बहादुर शाह को लगा कि मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई, तो क्यों ने मेवाड़ पर अटैक कर देवे। और मेवाड़ कौन संभाल रहा है इस समय, हाड़ी रानी कर्मावती। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, बहादुर शाह ने अटैक किया, ध्यान से समझे। बहादुर शाह ने अटैक किया 1533 में, 33 में, 1533 में बहादुर शाह का आक्रमण होता है। प्रमाण दे दूंगा, घबराना मत एक एक चीज का, ठीक है ना, एक एक चीज का। इसलिए कहीं पर 33 लिख रखा, कहीं पर क्या लिख रखा है, सब चीज इसी क्लास में क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, ध्यान देना। तो 1533 में आक्रमण हुआ। अब 1533 में आक्रमण हुआ तो यहां पर कौन है, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी कौन है, कर्मावती जी। अब ध्यान देना, ये आक्रमण कौन कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है। किस पर कर रहा है, मेवाड़ पर कर रहा है। अब जब मेवाड़ की स्थिति सही नहीं थी, एक चीज और क्लियर करवा देता हूं मैं आपको, इस बात का विशेष आप ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। तो ध्यान रखना, अब आक्रमण होता है बहादुर शाह का, हाड़ी रानी कर्मावती है। मेवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि बहुत सारे ठाकुर और जमींदार थे जो मेवाड़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि हाड़ी रानी कर्मावती जब शासन संभालती है तो उसमें बूंदी का हस्तक्षेप होने लग जाता है। तो कुछ मेवाड़ के ठाकुर जो थे, जमींदार थे, वो असंतुष्ट थे, तो वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास में अलग अलग बातें मिलती है, तो अपन तो ये मान के चले कि हाड़ी रानी के समय मेवाड़ कमजोर हो गया था और बहादुर शाह ने फायदा उठा करके 1533 में आक्रमण किया। हाड़ी रानी संभाल रही थी मेवाड़, और शासक कौन था, विक्रमादित्य। ओके, अब ध्यान देवें। अब हाड़ी रानी को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, तो हाड़ी रानी ने क्या किया, बहादुर शाह को क्या कर दिया, ध्यान से सुने। हाड़ी रानी ने बहादुर शाह को संतुष्ट करने के लिए, इस बात का ध्यान देना, रणथंबोर जागीर में दे दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह को कहा भैया रणथंबोर गिफ्ट में ले ले, तू जागीर में दे दिया, रणथंबोर दे दिया। यानी कि अब रणथंबोर जो है वो हाथ से निकल गया, गुजरात के पास चला गया, बहादुर शाह के पास चला गया, और हाड़ी रानी ने मेवाड़ को सुरक्षित रखा। अब आगे क्या होता है, ध्यान देना। जब बहादुर शाह को लगा कि भैया ये तो रणथंबोर अपने पास में आ गया है, तो मेवाड़ में बचा क्या, बचा क्या, तो क्यों ने मेवाड़ को ही अपने पूरे अंडर में ले ले। रणथंबोर तो आ ही गया, और बाद में इसके दिमाग की बत्ती 1 साल बाद वापस जली और वापस आ गया। कौन, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह का आक्रमण होता है पुनः 1534 में, वापस आक्रमण करता है कौन, बहादुर शाह आक्रमण करता है। बात समझ में आ गई। तो ये मेवाड़ पर बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण है, मेवाड़ पर बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण है, इस बात का विशेष ध्यान देना। जब दूसरा आक्रमण आया था, ये 1534 लास्ट स्टेज पे था, सितंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा था कुछ ऐसा, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, घबराना न, विश्वास रखना। तो क्या हुआ कि अब ये आ गया रणथंबोर पर, मेवाड़ पर 1534 में आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो शासिका वही है, कौन, यहां पर भी वही है, हाड़ी रानी कर्मावती। कौन है, हाड़ी रानी कर्मावती, शासक वही है, शासिका। ध्यान से समझें। अब ध्यान देवें कि अब जो सीधी सी बात है कि हाड़ी रानी को लगा अब तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, और बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, चित्तौड़ के किले को घेर लिया। तो अब क्या होता है कि हाड़ी रानी को लगा कि अब तो युद्ध तो होगा ही, चाहे कुछ भी करो, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है।
ऐसी स्थिति में, अब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी को हाड़ी रानी कर्मावती ने सुरक्षित अपने ननियाल बूंदी पहुंचा दिया। ननियाल कहां पहुंचा दिया? बूंदी। यानी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को राजी खुशी कहां पहुंचा दिया? बूंदी। और बूंदी इन दोनों का ननियाल था, क्योंकि ये बूंदी से रिलेटेड थी, इसीलिए तो इनको हाड़ी रानी कहते हैं, हाड़ा वंश की थी। आ रहा समझ में? जब इनको ननियाल पहुंचा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि युद्ध होना स्वाभाविक हो गया, चित्तौड़ का घेरा डाले रखा। अब हाड़ी रानी का कोई सहयोग नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में अब हाड़ी रानी ने क्या किया? हुमायूं को राखी भेजी। साहब, हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजी। और इसको भाई माना। क्या बोला? भाई माना कि आप आओ, मेरी सहायता करो कुछ भी करके। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, लोगों को पता नहीं होगा कि ये राखी भेजी तो सहायता के लिए भेजी, लेकिन सहायता कोई ऐसी, भाई बन गया तो सहायता करेगा क्या? नेवर। इस बात का ध्यान देना। पहले का आप इतिहास उठा के देखो, जो भी राजा अगर सहायता करता था, आज अगर मैं शासक हूं और मैं यहां हाड़ी रानी की सहायता कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं युद्ध में जाऊंगा तो मेरी भी तो हानि होगी, क्षति तो होगी, मेरी सेना भी तो मरेगी, मेरा समय भी तो वेस्ट होगा। भले ही भाई बना दिया तो क्या हो गया? पहले का इतिहास ये ऐसा सिस्टम था, तो उसके बदले पैसा तो लेना ही था। समझ में आ गया? लेकिन वो राजी खुशी लेते थे, छीन के या कोस के नहीं लेते थे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ये इतिहास उठा के देखो, समझ में आ गया? कुछ केस ऐसे मिल जाएंगे। तो हुमायूं को राखी भेजी, ये प्रश्न आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब हुमायूं को राखी भेजी, तब से रक्षाबंधन चालू हो गया। रक्षाबंधन किकोड़े ही चालू नहीं हुआ। किकोड़ा जानते हैं? बरसात में किकोड़ा लगता है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, कभी खा के देखना, ठीक है ना? हाँ, कभी बनाओ तो मेरे को भी बताना। अब देखो, ठीक है, ऐसे में तो ना सर तो खाबा के लिए बोल रहे, हाँ पहले बोल दूं। देखो, हुमायूं को राखी भेजी। भैया रक्षाबंधन तो पहले से ही था। रक्षाबंधन में आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, रक्षाबंधन कोई सगे भाई बहन से त्योहार चालू नहीं हुआ। कभी पढ़ाएंगे इतिहास, रक्षाबंधन का त्योहार कभी सगे भाई बहन से त्योहार चालू नहीं हुआ, यह धर्म के भाई बहन से चालू हुआ था। इतिहास उठाना कभी, जाओ जैसे रक्षाबंधन जो देवी देवताओं से उठाना इतिहास, ठीक है। राखी डोरा जिसको बोलते हैं, रक्षाबंधन राखी डोरा से चला था, धर्म के भाई बहन से रक्षाबंधन चला था। ये तो अभी हम सगे भाई बहन सब मनाते हैं, लेकिन उस समय धर्म का भाई बहन सगे भाई से भी जो है ज्यादा अपनी भूमिका निभाता था। धर्म का भाई आज भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं इस मैटर पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो कल आप लड़ पड़ोगे मेरे से, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, सगा भाई होगा, नाराज हो जाएगा मेरे से, ठीक है। मैं भी किसी का सगा भाई हूं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, मेरी भी सिस्टर है, लेकिन मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, तो हुमायूं को राखी भेजी, ठीक है ना, लेकिन हुमायूं आया था, इतिहास में लिखा हुमायूं आया था, सहायता के लिए आया था, एमपी ग्वालियर तक भी पहुंचा था कहा जाता है, लेकिन आगे नहीं आया। कोई और भी रीजन रहा होगा, इतिहास में अलग अलग रीजन बताते हैं। कुछ इतिहासकारों ने तो लिख रखा है कि बहादुर शाह ने हुमायूं को मैसेज संदेश पहुंचा दिया कि हम जो हैं अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम है, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका अपना अपना वर्चस्व है, आगे क्या जवाब दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी कर, इतिहास में लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से सुने, तो कहा जाता है कि हुमायूं आया तो था, लेकिन या तो इतिहासकार कहते हैं कि पहुंच नहीं पाया या रास्ते में रुक गया, जो भी हो, तो ये हुमायूं आया था लेकिन सहायता नहीं की। आया का मतलब मेवाड़ नहीं आया था, मेवाड़ नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही था और ये सहायता के लिए नहीं पहुंचा जिस समय सहायता की जरूरत पड़ी थी। तो क्वेश्चन आवेगा, हाड़ी रानी कर्मावती ने किसको राखी भेजी, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना, हुमायूं को भेजी, और हुमायूं आया था सहायता के लिए, मेवाड़ नहीं पहुंचा, लेकिन कहा जाता है आधे रास्ते से ही वापस लौट जाता है। क्या सबके समझ में आ गया? तो ये प्रश्न भी आता है। अब घेरा डाल रखा था 1534 को, अब नया सन आ जाता है, वो आता है 1535। कौन सा आता है? 1535। समय है मार्च, कौन सा है? मार्च 1535। तो
तो ध्यान देना, अब मार्च 1535 में हाड़ी रानी को लगा अब कुछ हो नहीं सकता। लगातार छापामार युद्ध चल रहे थे, मेवाड़ की तरफ से भी और बहादुर शाह की तरफ से भी। और 1535 में मार्च डेट तक महीना तक लिख रहा हूं, डेट पे नहीं जाना, बहुत कम मिलती है, मिलेगी तो आगे पीछे मिलेगी 1-2 दिन, टेंशन नहीं लेनी है, विश्वास रखना। तो मार्च 1535 में क्या हुआ, वो युद्ध होता है। और कौन सा युद्ध होता है, ये युद्ध इतिहास में मेवाड़ का दूसरा साका कहलाता है। मेवाड़ का दूसरा साका कहलाता है, ध्यान देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेवाड़ का दूसरा साका, पहला और तीसरे साके की भी अभी मैं एक लाइन लिख करके आपको जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो मेवाड़ का दूसरा साका मार्च 1535। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूं प्रमाण दे सकता हूं तो मेरे पास है तभी पढ़ा रहा हूं, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। किताबों में क्या लिख रखा है, गाइडों में क्या लिख रखा है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। आप मेरे पे विश्वास करो या उस पे विश्वास, दोनों में से एक पे विश्वास करना, ठीक है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे से रिलेटेड अगर आपको प्रमाण चाहिएगा तो अवेलेबल कराऊंगा, निश्चिंत रहना। चाहे रेट भी लग जाए तो भी मैं ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल कराऊंगा। देखो मार्च 1535 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ, लेकिन कंडीशन बता रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न आ जावे तब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। ओके, देखो ध्यान से समझें। 1534 पहले 33 में आया, संतुष्ट होकर रणथंभौर लेकर राजीकुशी चला गया। 34 में आया, चित्तौड़ का घेरा डाल दिया और लंबे समय तक घेरा डाले रखा और अब 35 लग गया। अगला साल कौन सा लग गया, 35, और महीना कौन सा, मार्च। और मार्च में मेवाड़ का दूसरा साका हाड़ी रानी ने जोहर किया। हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या किया, जोहर किया। अभी तो मैं जोहर और साका भी, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, तो मैं जोहर साका भी अभी इसी क्लास में कवर करता हूं, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा आपको, निश्चित रहना। तो जोहर जो हुआ, हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर किया था, यानी कि हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या कर दिया, हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर किया। ओके, इस बात का विशेष ध्यान देना। और बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है, बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। काफी धन लिया इसने, खूब पैसा लिया और खूब लोगों को मरवाया, कत्लेआम करवा दिया सर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर किया। एग्जाम में प्रश्न आता है कि मेवाड़ के कई ठिकानों ने मेवाड़ की सहायता नहीं की, हाड़ी रानी की सहायता नहीं की, तो ऐसी स्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने यहां पर सहायता की, और उसके नेतृत्व में, यानी उनके नेतृत्व में, ध्यान रखना इतिहास में हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं रोल है, सबका रेस्पेक्ट करना, समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं उनसे आशा करता हूं अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो सपने में आ जाएंगे, ध्यान रख लेना। आते ही सोते हुए यहां पर तलवार लगाएंगे, बोल भाई क्या कह रहा था। तो मैं भी इतिहास पढ़ाते समय बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। और रेस्पेक्ट करना भी चाहिए। आज तो कुछ भी नहीं बचा है, इतिहास को उठा कर देखो, ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए थे अपने। मैं तो कह रहा हूं दूसरे देश की, दूसरे राज्यों की क्यों बात करें, राजपुताना की बात कर लो आप, हो गया। तो ये चीज विशेष ध्यान देना। तो 1535 में युद्ध होता है। अब हाड़ी रानी कर्मावती की सहायता कौन करता है, तो ध्यान देना, ये मैं यहां लिख रहा हूं, वहां नीचे स्पेस नहीं है। तो इनकी सबसे ज्यादा जो सहायता की थी उस युद्ध में, यानी ये जो साका हुआ था उस युद्ध में, उनका नाम था बाघ सिंह रावत। कौन था, बाघ सिंह रावत। और बाघ सिंह रावत ये प्रतापगढ़ के थे। कहां के थे, प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ में एक ठिकाना था, देवलिया ठिकाना। कौन सा ठिकाना, अब आप में से कोई पढ़ रहे हो और प्रतापगढ़ के आसपास में देवलिया ठिकाना के हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाघ सिंह रावत जो थे देवलिया ठिकाने के थे, ठीक है। इन्होंने यहां पर हाड़ी रानी कर्मावती की सहायता की। उस समय प्रतापगढ़ भी देवलिया ठिकाने मेवाड़ में आता था, ठीक है। तो देवलिया ठिकाने के बाघ सिंह रावत, इन्होंने सहायता की। और बाघ सिंह रावत के नेतृत्व में क्या हुआ था, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाघ सिंह रावत ने केसरिया किया। तो मेवाड़ के दूसरे साके में केसरिया करने वाले कौन थे, बाघ सिंह रावत। और जोहर करने वाले कौन, जोहर किसने किया था, हाड़ी रानी कर्मावती ने। तो ये हाड़ी रानी कर्मावती का इतिहास ऐसा है।
कुछ इतिहास में लोग यह भी कहते हैं कि हाड़ी रानी राजस्थान की पहली महिला शासिका थी, यानी शासन संभालने वाली, शासन संभाला था। तो राजपूताने की पहली महिला शासिका आपको एग्जाम में इनको नहीं मानना है, विशेष ध्यान देना। क्यों नहीं मानना है? इससे पहले जब आपको ध्यान होगा मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे सोमेश्वर देव। कौन थे? सोमेश्वर देव। और सोमेश्वर देव गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान की आयु 11 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 11 वर्ष की। और उस समय था 1177 के आसपास, तो 11 वर्ष की आयु थी। तब 1 साल तक कपूरी देवी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कपूरी देवी ने शासन संभाला था। ठीक है, इसलिए वो पहली महिला शासिका है राजस्थान की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। स्क्रीनशॉट ले मैं प्लीज। ओके, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं हाड़ी रानी कर्मावती का इतिहास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रयास कर रहा हूं, अगर हाड़ी रानी कर्मावती से रिलेटेड एक भी प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप गलत नहीं कर पाओगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है ना? अब ध्यान देवें, कुछ चीजें और मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, एक तो प्रश्न आता है मेवाड़ के साके, मेवाड़ के प्रमुख साके। तो जब अपन ने मेवाड़ का दूसरा साका समझा, तो शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। और साका होता क्या है यह भी हम अभी क्लियर बात करेंगे। देखो, मेवाड़ में आपसे एग्जाम में पूछे तो 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3 साके होते हैं मेवाड़ में। ठीक है, 3 साकों की बात करें तो अगर इनकी सन की बात कर लें तो प्रथम साका, द्वितीय साका और तीसरा साका। पहला साका होता है 1303 में। कब होता है? दूसरा साका होता है मार्च, दूसरा साका होता है मार्च 1535 में। अच्छा, एक चीज और क्लियर करूंगा, अभी मैं क्लियर करना भूल गया, पहले ही क्लियर करता हूं। देखो, मैंने कहा था कि बहादुर शाह जो आया था, बहादुर शाह आया था, वो 1533 में पहली बार आया और रणथंभौर लेकर के संतुष्ट हो गया, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद बहादुर शाह 1534 में दोबारा आता है और चित्तौड़ का घेरा डाल देता है। ये हमने अभी पढ़ा था, चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। अब आगे बात करें 1535 की में मार्च, जो मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, ये पहला शाखा था। तो 1535 मार्च की हम बात करें तो 1535 में दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का, और उस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा कह सकते हो, या मेवाड़ का दूसरा शाखा। समझे? थोड़ा सा सिर्फ डाउट क्लियर करा रहा हूं, जो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा। किताबों में लिखा हुआ है कि मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, 4 सन लिखे आते हैं। जैसे एक ऑप्शन आ गया 1533, 1534, 1535 और 1536। फॉर एग्जाम्पल मार्च ऑप्शन में नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आ गए, ABCD। तो अब लोग कंफ्यूज होते हैं, किताबों में लिख रखा है कि मेवाड़ का दूसरा शाखा 1534 लिखा हुआ है। कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं 1534, पढ़ाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? हमें सही पढ़ना है। अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, यूट्यूब की क्लास पे पढ़ा हो, किसी ने पढ़ाया हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आज के बाद मेवाड़ का दूसरा शाखा 1535 मानना, मैं प्रमाण दे दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, और मानना ही पड़ेगा, एग्जाम आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अगर आप 34 कराए तो बहुत भारी गलती हो जाएगी। 34 कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन? वो कंडीशन क्या है सुने। आपके सामने ऑप्शन है 15, 33, 34, 35 और 36 में मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। प्रश्न आ गया और चारों ऑप्शन आ गया। तो अगर 34 और 35 दोनों हो तो आपको 35 पहले करना है। पहले का मतलब नहीं कि एक बार घोड़ा 35 कर दिया और सर ने कहा पहले इसको करो और पास में एक घोड़ा और कर दो 34 पे, गलती मत कर देना।
ध्यान रखना, माइनस मार्किंग है, ठीक है। इतना भी आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखें। 1535 करना है, क्योंकि ओरिजिनल एग्जैक्ट साका होता है 1535 में। क्या होता है? 1535। मार्च वार्च हो तो अच्छी बात है। अगर 4 ऑप्शन में 1535 नहीं हो, 1533, 1534, 1537 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1537 और 1536, ये 4 ऑप्शन आ गए, तब ऐसी सिचुएशन में आप दिमाग लगाओ, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि बहादुर शाह एक बार तो 1533 में यार वापस लौट गया, रणथंभौर गिफ्ट में लेके चला गया, तो फिर वो साका तो हुआ ही नहीं था, तो इसका मतलब 1533 हो नहीं सकता, समझ आ रहा है। और 1534 में उसने आक्रमण किया था और चित्तौड़ का घेरा डाला, और साका 35 में होता है, लेकिन यह ऑप्शन में 35 नहीं है, तो 35 नहीं है तो आक्रमण करने का समय लिखना पड़ेगा, वहां घोड़ा करना पड़ेगा भैया। ऑप्शन तो आपके पास, हमें भैया लड्डू खाना है तो एक हाथ में खाओ, चाहे दोनों हाथ वाले खाओ, लेकिन खाना जरूर है, हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1535 है ही नहीं, तो आने है बोनस मिलेगा, बोनस तो किकोड़ा ही नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, समझ मारा, किकोड़ा ही नहीं मिलेगा बोनस, ठीक है। बोनस के जमाने गए, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन डिलीट होने लग गया, और डिलीट हो गया तो आप माइनस में रह जाओगे, ध्यान रखना। तो वहां पर ऑप्शन जो है अगर 35 नहीं हो तो आपको 34 के घोड़ा करना ही करना है, क्योंकि आक्रमण तो हुआ था, समझ में आ रहा है? जब ऑप्शन नहीं है तो कुछ तो करेंगे, ठीक है। और 37 में तो पता है आप सबको, अगर 35 में साका हो चुका था तो 36 में जाने की क्या जरूरत है, 36 में तो हाड़ी रानी कर्मावती नहीं रही थी, तो फिर आप साका ऑप्शन कैसे करोगे? ध्यान से समझना, मैं समय खा रहा हूं लेकिन आपको विषय अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ गया। तो ये मेवाड़ का दूसरा साका होता है। इसी प्रकार मेवाड़ का तीसरा साका भी बता देता हूं। मेवाड़ का तीसरा साका होता है फरवरी, कहीं पर 25 फरवरी और कहीं पर 28 फरवरी लिखा हुआ है, दोनों गवर्नमेंट की किताबों में है, देख लेना आप लोग। 1500, ठीक है, 68 में होता है, ये भी डाउटफुल वाला मैटर। तो ध्यान देना यहां पर, थोड़ा इसको और डीपली करें, एक लाइन में और डीपली करता हूं। 1303 में साका हुआ था, उस समय मेवाड़ के शासक थे रावल लगेगा, ध्यान रखना, राणा महाराणा की उपाधि राणा हमीर से चालू होती है, जो मेवाड़ का इतिहास जानते हैं उनको पता होगा। तो ये रावल रतन सिंह है, रावल गोहिल वंश से रिलेटेड है, रावल रतन सिंह, और 2 रतन सिंह जी हुए थे, इतिहासकारों ने इनके आगे फर्स्ट लगा दिया। और आक्रमण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पर मैंने घनी रीस आवे, बताओ क्यों? अगर युद्ध ही लड़ना था तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, नहीं सुने। राजस्थान का ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसने अलाउद्दीन ने धोखे से नहीं जीता हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है। और बिना धोखे से अगर लड़े तो अलाउद्दीन का मैटर उसी समय क्लोज होता जिस समय उसने पहला युद्ध किया राजपुताने के साथ, आरासुल ने, ठीक है। घनी रीस आवे, लेकिन क्या करे, धोखे, उस समय पहले यही चलता था। परिवार वालों, राजा, एक राजा अगर खाना खाता था राजा, तो उसको भी डाउट रहता था कि परिवार वाले कोई पुत्र हैं, 4 पुत्र, उनमें से कोई जहर विष नहीं मिला देवे, क्योंकि पहले राज्य प्राप्ति की लालसा हुआ करती थी। ऐसे ऐसे राजा भी हुए थे, कभी भी सेम डे अपने सेम कक्ष में नहीं सोते थे, अपने दूसरे व्यक्ति को सुलाते थे, तू सो मेरी जगह, मैं दूसरी जगह सोऊंगा। और जब वो दूसरे कक्ष में सोने जाता, किसी को पता ही नहीं था, अपने सेनापति या कोई सैनिक खास विश्वास पात्र को सुला के जाता, ताकि कोई अगर उसको मारने भी आए तो उसको मार दे और मैं बच जाऊं, राजा बचेगा, क्योंकि राजा बचेगा तभी तो शासन संभालेगा आगे भविष्य में। तो जो बेचारा जो राजा की सुरक्षा के लिए उसके कक्ष में जो सोता था ना, उसको राती जगह लगाना पड़ता था कि रात जागते तो कोई मन मारवा ना जाओ लो, आ समझ में। ऐसा इतिहास भी है, और ये वास्तविकता, पहले सिस्टम अलग था, ठीक है ना। महत्वाकांक्षा जो थी वो रावल रतन सिंह प्रथम थे, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं इस पे ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, इतिहास में पढ़ाऊंगा, अभी समय नहीं है। तो मार्च 1535 में यहां पर जो है विक्रमादित्य होता है, लेकिन वो अवयस्क होता है, ध्यान देना, विक्रमादित्य। लेकिन शासन कौन संभाल रही थी? हाड़ी रानी कर्मावती। किसने संभाला? और आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने, गुजरात का शासक। और जीतता कौन है? बहादुर शाह। अब आप इसको भी और क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, लोग अभी भी कंफ्यूज है, किताबों में भी गलत लिख रखा, करें क्या करें? जीके मास्टर की क्लास देखें, एक एक डाउट क्लियर करूंगा, ध्यान रखना।
ठीक है, प्रश्न जाएगा कहां? तो फरवरी 1568 में जो है उस समय मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? तो महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ का इतिहास उठा के देखना, कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में बहुत गलत लिखता है, मैंने घनी रीस आवे कर्नल जेम्स टोड पे, लेकिन ये भी एक दूरदर्शी शासक थे। कोई भी राजा होता है ना, अपने राज्य को कभी भी अचानक जो है युद्ध में नहीं झोंक सकता, तो निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक परिवार में मुखिया है तो वो सब कुछ देखेगा कि कहाँ कौन सा डिसीजन परिवार के लोगों के लिए सही होता है या नहीं होता है। तो इनको कर्नल जेम्स टोड ने गलत लिखा था, तो उनको कभी मिलेंगे कर्नल जेम्स टोड तो पूछूंगा मैं उनसे। ठीक है ना। महाराणा उदय सिंह, ये महाराणा उदय सिंह प्रथम थे, ध्यान सॉरी अपन बात कर रहे हैं महाराणा उदय सिंह, और राणा सांगा महाराणा कुंभा का उदय सिंह प्रथम। तो ये ध्यान देना, ये महाराणा उदय सिंह सेकंड थे। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो उदय सिंह सेकंड थे, और उदय सिंह फर्स्ट कौन थे? तो नॉलेज के लिए बता दूं, महाराणा कुंभा के पुत्र उदा या उदयकरण, जिन्होंने कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या की थी, वो उदय सिंह प्रथम थे। उनको उदय सिंह प्रथम भी कहा जाता है, या उदा कहा जाता है, या उदयकरण कहा जाता है। आ रहा होगा समझ में, ध्यान देना। तो ये उदय सिंह सेकंड इंटू युद्ध आया अकबर कौन? अकबर ने युद्ध किया था, और उदय सिंह ने युद्ध नहीं किया था। ये तो गोगुंदा के जंगलों में चले जाते हैं, अपने सलाहकार सिपह सलाहकार के कहने पर, सहयोगियों के कहने पर, आप चले जाओ, हम अभी अकबर से युद्ध नहीं कर पाएंगे और हम लड़ेंगे, अगर जीत गए तो आप आगे हार गए तो भी आप मेवाड़ को स्वतंत्र करने का प्रयास कर देना, क्योंकि जब राजा ही नहीं है तो प्रजा तो नहीं है। ध्यान रखना, जब राजा अगर मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो फिर उस राज्य को जो है अपन कह सकते हैं पूरे राज्य को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए राजा जरूरी। इसलिए तो राजा को बचाया जाता था पहले, नहीं सुने। तो महाराणा उदय सिंह और ये कौन हो गए? अकबर। अकबर जीतते हैं इसमें, अकबर जीतता है, और उदय सिंह जी की जो है, उदय सिंह जी की सेना की तरफ से जो युद्ध किया था चित्तौड़ के किले में रह करके, उनका नाम आपने सुना होगा, बहुत महान व्यक्ति थे। एक के नाम थे जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया थे, और एक थे पत्ताजी राठौड़, और एक थे कल्लाजी राठौड़। ठीक है, बहुत महान व्यक्ति थे। तो ये इस समय युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब मेरी बात सुने, जैसे हमने यहाँ 1534 और 35 का डाउट क्लियर किया, वैसा डाउट अभी यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान देना, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, और जब अकबर जीत नहीं पा रहा था, चित्तौड़ में लगातार जो है छापामार युद्ध चलते रहे, और ऐसी स्थिति में अब 67 खत्म हो गया, और ये भी लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास अटैक करता है, तो 2-3 महीने घेरा डाले रखा, और फिर अगला साल आ गया कौन सा? 1568। और जब 1568 आया, ध्यान से समझें, 1568 जब आया, ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अब महीना चल रहा है फरवरी। कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। और अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाल रखा था, युद्ध होता है जबरदस्त, और यहां पर जो है विजय होती है। फरवरी 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है, और फिर जो है इन्होंने केसरिया किया, और रानियों और महिलाएं जो भी थी दुर्ग के अंदर, उन्होंने जोहर किया। बात समझ में आ गई क्या? जोहर किया था, और जो जोहर किया वो 1568 में होता है, नहीं कि 1567 में। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में प्रश्न आ जावे कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा या मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 4 ऑप्शन हो, 67 भी हो और 68 भी हो, तो पहले आपको 68 वाला घोड़ा करना है, और जब 4 ऑप्शन हो और 68 नहीं हो, तो उसमें फिर 67 आक्रमण करने वाला सन आपको घोड़ा करना है। दोनों तरीके मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। आपको जोश आ रहा होगा इतिहास पढ़ने, मुझे तो जोश आ जाता है, मैं इतिहास पढ़ता हूं, ऐसा लगता है अगर मेरे पास अभी तलवार हो, ठीक है ना, तो मैं आक्रमण करने निकल जाऊं। जो नहीं पढ़ रहा है ना, जो तैयारी नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उसी समय में आक्रमण करने निकल जाऊं। और एक एक को ध्यान देना, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। हाँ, इतिहास पढ़ाते समय मुझे जोश आता है, सीरियस पढ़ना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, तो ये अगर प्रश्न आ जाओ तो अपने को करना है, कर लोगे, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और क्लियर करता हूं, कुछ लोगों को डाउट होगा, वो डाउट भी अभी निकाल देते हैं कि केसरिया शाखा जोहर क्या होता है, ठीक है, उसको भी क्लियर कर देते हैं।
ये समझ में आ गया? कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, नहीं तो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें आपको और क्लियर करवा दूंगा। चलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाड़ी रानी कर्मावती ने जो है रणथंभौर दे दिया था, बहादुर शाह को। ये देखो, एक चीज होती है, हम किसी की भी बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतिहास उठा के देखें तो परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है, और आज हम भी करते हैं। हम राजा महाराजा तो नहीं है, लेकिन परिवार, घर गृहस्थी, समाज में भी हम कहीं कहीं पर परिस्थितियों के अनुसार समझौता करते हैं, चाहे हमें उस समय नुकसान भी क्यों न हो रहा हो। तो हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, इस बात का ध्यान देवें। अब हम बात करें, चीज क्लियर करना, एक होता है हम बोलते हैं साहब साका। साका क्या होता है? साका होता है केसरिया प्लस जौहर, केसरिया प्लस जौहर होता है, यह कहलाता है साका। अब केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा समझें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मैं यहां थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। साका होता है केसरिया प्लस जौहर। केसरिया प्लस जौहर दोनों जिस दुर्ग के अंदर ये दोनों होते हैं तो ही साका कहलाता है। अगर दोनों में से एक हुआ तो वो अर्ध साका या आधा साका कहलाएगा। और राजस्थान में अर्ध साका केवल एक ही दुर्ग में हुआ था, जैसलमेर के किले में हुआ था। वहां पर केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ये इसीलिए जैसलमेर का किला एकमात्र राजस्थान का उदाहरण है जहां पर अर्ध साका आधा साका हुआ था। 2 साके पहले हो चुके, तो 2 साके प्लस आधा साका 2.5 साका, इसलिए जैसलमेर का 2.5 साका ठीक है कहलाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, ये किला बना हुआ है, ठीक है ना। ये किले का गेट है, दरवाजा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और ये किले की होती है प्राचीर, दीवार जिसको बोलते हैं, चारों तरफ परकोटा भी कह सकते हो, परकोटा होता है। और यह परकोटा बहुत मजबूत होता है, बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से बना होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। यह कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बना हुआ है और इसके ऊपर ये ऐसे कंगूरे बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। और कहीं कहीं पर दुर्ग के यहां पर बीच बीच में जो है एक बुर्जें भी बनी होती है। बुर्ज आप देखना ऐसी गोल गुंबदा आकार बनी होती है और इस टाइप से वो नीचे से काफी चौड़ी होती है। और ये जो बुर्ज टाइप होती है इसके भी किनारों पर इस टाइप का बना होता है, समझ में आ रहा है। यहां पर तोपें रख करके चलाई जाती, ये कहलाती थी बुर्ज, इस टाइप की बुर्जें होती थी, तोपें रख के चलाई जाती थी। तो अब ये किला है और इस किले को शत्रु सेना ने घेर लिया, इस किले को शत्रु सेना ने घेर लिया और लंबे समय तक 5 महीने 6 महीने तक घेरा डाले रखा। लेकिन न वो जीत पा रहे न हम जीत पा रहे, जो किले के अंदर सुरक्षा के हिसाब से बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा। जब जीत नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जब लास्ट स्टेज पे धोखाधड़ी हो जाए या शत्रु हावी हो जाए, तब अंदर में जो पुरुष वर्ग होते हैं, जो युद्ध के लिए जो योद्धा होते हैं, राजा सामंत ठाकुर जो भी उनके सहयोग में होते हैं, वो केसरिया बाना, एक केसरिया पगड़ी होती है, केसरिया वस्त्र होता है, केसरिया बाना पहन करके करो या मरो की स्थिति में, अब तो या तो मरना ही है या जीना ही है, और शत्रु सेना पर दुर्ग के द्वार खोल करके अचानक टूट पड़ते हैं। तो वो कहलाता है कि वो केसरिया नहीं कहलाएगा, ध्यान देना, शत्रु सेना पर टूट पड़े। और उधर अंदर जो भी महिलाएं होती, रानियां, जो भी दासियां, जो भी महिलाएं होती दुर्ग के अंदर, वो पहले ही दुर्ग के अंदर जौहर की तैयारी कर के रखती है। यानी जौहर की, ये गेट खोल के जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जौहर की तैयारी हो रखी होती है। समझ में आ रहा है क्या? जौहर की तैयारी पहले ही हो जाती है, इनको पता है कि हम नहीं जीतेंगे। तो रानियां, महिलाएं जो है अग्नि में, ठीक है, अपने आप को झोंक देना। एक मैं आपको बताता हूं कि जौहर क्यों करती थे, उसका भी एक रीजन सुने। पहले इतिहास में सुनना, और राजपुताने में सबसे बड़ी विशेषता है पतिव्रता।
समझ में आ गया क्या है पतिव्रता या सतीत्व जिसको कह सकते हैं। राजपुताने में सबसे बड़ी विशेषता है, आया समझ में, राजपूतों में, कि कोई भी रानी जो है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकती थी उस जमाने में, तभी तो रानियां कहलाती थी। बाकी ऐसे ही कोई राजा रानी नहीं बन सकते हैं, ध्यान देना। तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पहले जो भी आक्रांता आते थे बाहर से आक्रमण करने वाले, वो अगर उसने दुर्ग को जीत लिया, राजा महाराजाओं को सबको मौत के घाट उतार देते थे, तो जो महिलाएं होती थी फिर वो उनको पकड़ के ले जाते, उनका शोषण करते थे। ठीक है, बहुत दयनीय हालत थी। जो जीवित महिलाएं मिल जाती थी तो उनको पकड़ के ले जाते, शोषण करते, और बहुत बुरी हालत थी उनकी। तो ऐसी स्थिति में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, आया समझ में, तो ये बहुत बड़ा बलिदान कह सकते हो इसको। ठीक है ना, ध्यान देना, सतीत्व की रक्षा के लिए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना, कि अब पति भी नहीं रहे, राजा भी नहीं रहे, तो हमारा जो है अस्तित्व क्या है, ऐसा पहले इतनी बड़ी सोच हुआ करती थी। ठीक है, मैं ये चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ कि हमें ऐसा करना है, मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो इतिहास का मैटर तो आपको बताना पड़ेगा। बाकी ये गैर कानूनी है ऐसी चीजें, ध्यान देना। अब देखो, सतीत्व की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए वो जो आग में अपने आप को झोंक देती थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राजा हूं, मैं दूसरों का उदाहरण क्यों लूं, कल को मेरे को कोई नाराज हो जाएगा, आपने मेरा, आपका ही उदाहरण नहीं लेता हूं। मैं राजा हूं, शत्रु सेना ने घेर रखा है, और मैं अब मुझे लगा कि मैं जीत नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपने दल बल के साथ केसरिया बाना पहन करके शत्रु सेना के दुर्ग के द्वार खोल करके शत्रु सेना पे टूट पड़ूंगा। और उधर महिलाएं जो हैं, रानियां हैं, वो जौहर की तैयारी करके बैठी है, अग्निकुंड चालू हो जाता है, आग जो है चालू हो जाती है, और जौहर की तैयारी करके बैठी होती है, तैयारी रहती है। और बाहर से जैसे ही उनको कुछ ऐसा संदेश पता चलता है, कोई सूचना मिलती है कि जो राजा युद्ध करने के लिए उनका पति है, मेन जो हेड हैं या सैनिक हैं, वो जो मारे गए, ठीक है, यानी कि वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है, जैसे ही उनको सूचना मिलती और वो जौहर कर देती थी। क्या सबके समझ गया? तो वो राजा अगर जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ शासक, ध्यान देना, पकड़ा गया, अधीनता स्वीकार कर ली, तो केसरिया नहीं कहलाएगा। जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लड़ता हुआ वीर गति को कोई राजा प्राप्त हो जाता है, तो कहलाएगा केसरिया। और बाद में रानियां जब जौहर करती है तो वो कहलाएगा जौहर कहलाता है। और जिस दुर्ग में केसरिया और जौहर दोनों होता है वो साका कहलाता है। आया समझ में? एक चीज और क्लियर करवा देता हूं मैं आपको, ध्यान देना, जब तक केसरिया नहीं हो जाता है तो रानियां जौहर नहीं करती थी, क्योंकि अगर राजा लड़ता हुआ वीर गति को नहीं वो प्राप्त हुआ, जीत गया, शत्रु को मार दिया, तो रानियां जौहर क्यों करेगी भैया? अरे समझ में आ रहा है? उनको कोई सूचना दी जाती है। आप इतिहास उठा के देखना, अगर ऐसा हो और मैं लड़ने जाऊं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लड़ने गया, केसरिया बाना पहन के मेरी सेना टूट पड़ी शत्रुओं पे, और इधर से मैं निकला, इधर रानियों ने जौहर कर दिया और उधर मैं जीत गया, तो सोचो इस बात को। तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले क्या कहते हैं, पहले तो जौहर होता है और फिर केसरिया होता है। नहीं होता है, जौहर की तैयारी हो जाती है, ध्यान देना, लेकिन जब केसरिया हो जाता है तब रानियां जौहर करती है, ताकि वो शत्रु सेना उनको उनका शोषण नहीं करे और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो बलिदान दे। क्या सबके समझ में आ गया? तो अगर किसी को पढ़ाया हो कि पहले जौहर होता है और बाद में केसरिया होता, तो ऐसी गलती मत कर देना, अपने एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना। ऐसा नहीं पूछता है कि पहले क्या होता है क्या नहीं होता, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर ऐसा होता तो जैसलमेर के किले में, जब जैसलमेर का शासक कौन था, रावल लूणकरण या मारावल लूणकरण, और कंधार के शासक अमीर खां से लड़ता हुआ जो है युद्ध हुआ, रानियों ने जौहर की तैयारी की और लड़ते हुए जो वो जीत गए, लूणकरण जीत गए लड़ते हुए। इतिहास ध्यान से सुने, लूणकरण जीत गए, और जब लूणकरण जीते तो अंदर सूचना पहुंच गई, साहब हम जीत गए, तो रानियों ने जौहर नहीं किया था, और जब रानियों ने जौहर नहीं किया, समझ में आ गया, तो अर्ध साका कहलाया। लेकिन केसरिया कैसे माना गया? लूणकरण इतने घायल हो गए, अमीर खां को मार दिया, लूणकरण इतने घायल हो गए कि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु किस कारण हुई? लड़ते हुए घायल होने के कारण हुई, इसलिए केसरिया तो कहलाया, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, रानियों ने जौहर नहीं किया था। ऐसा होता तो युद्ध में जाने से पहले रानियां जौहर कर लेगी क्या? नेवर। क्या सबके समझ में आ गया? तो केसरिया और जौहर जो है इस टाइप से होता है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई इतिहास समझाने के हिसाब से, तो मैं जो हाड़ी रानी सलेह कंवर आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको।
आज मैं सोच रहा था दोनों क्लासें पढ़ा दूं, लेकिन इतिहास से रिलेटेड डाउट इतना आता है, उसको क्लियर करने में समय लग जाता है। तो मेरे अगली क्लास जो होगी वो कौन सी है? हाड़ी रानी सल्लह कंवर। एक भी इतिहास की क्लास आपको चूकनी नहीं है, सारे डाउट एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपको ऐसे लगेगा आप इतिहास में, आप खुद ही तलवार हथियार लेके इतिहास में झूम रहे हो। ठीक है, ध्यान देना। थैंक यू सो मच। आप सबका सहयोग मिल रहा है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे, मेरे लगातार सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों से मैसेज आ रहे हैं, सर हमारे को जीके ग्रुप में जोड़ो। आप भी अगर कोई जो मेरे राजस्थान जीके ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो जीके ग्रुप में जुड़ें। बहुत जल्दी आपको अलग अलग मटेरियल, मैसेज वगैरह आपको अवेलेबल कराऊंगा और आपको कुछ किताबें, कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैटर अवेलेबल। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है, वो मेरे से तुरंत प्रभाव से जुड़ें, मेरे को मैसेज डालें ताकि आपको व्यवस्थित जीके से संबंधित आपको अच्छी चीजें मिले। ओके, थैंक यू। अगर इसका तो क्या स्क्रीनशॉट है चलो, थैंक यू, समझ में आ गया होगा।